Welcome, Seeker, to a space where ancient wisdom meets modern understanding. नमस्ते, मैं डॉक्टर सुरेंद्र और मेरे साथ हैं डॉक्टर अनगा। हम साथ मिलकर आपके साथ साझा करेंगे कि कैसे आयुर्वेद का प्राचीन नॉलेज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिलकर आपके स्वास्थ्य और जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। हम आपको अपना ऑडियो पॉडकास्ट दे रहे हैं जिसे आप कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं। तो आइए परंपरा और नई तकनीक को जोड़ते हुए अपनी यात्रा की शुरुआत करें। नमस्ते। कभी सोचा है कि आजकल हम जिन साइंटिफिक आइडियाज की बात करते हैं, जैसे एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, क्लिनिकल ट्रायल्स या फिर ये पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, क्या ये सब बिल्कुल नया है? नमस्ते। ये बहुत दिलचस्प सवाल है, क्योंकि जो जानकारी हमारे पास है वो तो यही बताती है कि इनकी जड़ें एक तरह से हजारों साल पहले आयुर्वेद में मौजूद थीं। हाँ, और आज हम इसी सफर पर निकलने वाले हैं। आयुर्वेद रिसर्च की दुनिया में गहन पड़ताल, है ना? इसके अतीत से लेकर आज की टेक्नोलॉजी और भविष्य की संभावनाओं तक। बिल्कुल, खास तौर पर विजन 2030 और भारत एट 2047 के लक्ष्यों को भी ध्यान में रखेंगे। अच्छा, और ये भी तो है कि आयुर्वेद की अपनी ओरिजिनल रिसर्च मेथोडोलॉजीज थीं, जिन्हें प्रमाण कहते थे। जी, जैसे प्रत्यक्ष यानी सीधे देखकर सीखना, अनुमान मतलब लॉजिक से निष्कर्ष निकालना, और युक्ति भी थी, किसी प्लान या प्रयोग से समझना, और जाहिर है आप्तोपदेश, जो एक्सपर्ट्स या ग्रंथों का ज्ञान होता है। सही कहा। और आज हमारी बातचीत का मकसद यही है कि कैसे इन पुराने तरीकों को आज के साइंस से जोड़ा जाए। क्लिनिकल एविडेंस, जीनोमिक्स, एआई, डिजिटल हेल्थ, इन सब से। ताकि स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स, पॉलिसी मेकर्स सबको कुछ प्रैक्टिकल आइडियाज मिल सकें। बिल्कुल, तो शुरू करें? हाँ, जरूर। सबसे पहले चलते हैं आयुर्वेद की प्राचीन नींव की तरफ। लगभग 1500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी वेदों में, खासकर ऋग्वेद और अथर्ववेद में, हमें औषधीय पौधों और कुछ चिकित्सा प्रक्रियाओं का जिक्र मिलता है। और ये ज्ञान आधारित था अवलोकन पर, मतलब देखना, समझना, फिर उसे इस्तेमाल करना। और फिर नतीजों को देखकर उसमें सुधार करना। एक तरह से लगातार सीखने की प्रक्रिया थी ये। बिल्कुल, और इसी नींव पर बना शास्त्र काल, जिसने इस ज्ञान को आप कह सकती हैं व्यवस्थित किया। चरक संहिता को ही देखिए, इंटरनल मेडिसिन का क्या अद्भुत संकलन है। हाँ, और उसमें सिर्फ नुस्खे नहीं थे, जैसा आपने कहा, प्रमाण की बात थी कि कोई बात किस आधार पर कही जा रही है, और केस आधारित तर्क भी था। जी, अलग अलग मामलों का विश्लेषण। फिर सुश्रुत संहिता को देखिए, वो तो कमाल ही है। 300 से ज्यादा सर्जिकल प्रक्रियाएं और व्यवस्थित विच्छेदन, मतलब सिस्टमैटिक डिसेक्शन का भी वर्णन। इसे बताया नहीं कि क्या करना है, बल्कि कैसी करना है। पूरा व्यवस्थित, दोहराने लायक और अनुभव पर आधारित, एम्पिरिकल। आज के सर्जिकल मैनुअल जैसा लगता है ना? बिल्कुल, डॉक्यूमेंटेशन का बेहतरीन उदाहरण। हाँ, फिर अष्टांग हृदय और संग्रह जैसे ग्रंथ आए। इन्होंने आयुर्वेद की 8 मुख्य शाखाओं के ज्ञान को एक साथ पिरोया। इसे हम एक तरह की शुरुआती मेटा एनालिसिस कह सकते हैं। अलग अलग स्रोतों से जानकारी लेकर एक बड़ी तस्वीर बनाना। हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। तो यहाँ एक मुख्य सिद्धांत दिखता है, शास्त्र से परिणाम तक। मतलब अगर कोई तरीका सिखाया जा रहा है या शास्त्र में लिखा है, तो उसे असल में काम करते हुए देखो, परखो। सही। ये तो 2000 साल पहले ही एविडेंस बेस्ड सोच हो गई। हाँ, वही तो संक्षेप में कहें तो प्राचीन ग्रंथों में सिर्फ जानकारी नहीं थी, उनमें विधि, दोहराव का महत्व और ज्ञान को सिंथेसाइज करने का एक स्पष्ट ढांचा था। ये विश्वास से ज्यादा अवलोकन और परिणाम पर आधारित था। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मध्यकाल में लगभग 500 से 1500 ईस्वी, जी, इस दौरान निघंटुओं का विकास हुआ। निघंटु? हाँ, ये सिर्फ जड़ी बूटियों की लिस्ट नहीं थी। नहीं, इन्हें उस समय का फार्माकोपिया कह सकते हैं, औषध कोश। जी, इनमें पौधों की संख्या बढ़कर लगभग 2000 तक पहुंच गई। और खास बात यह थी कि जो चीजें असरदार नहीं लगी, उन्हें हटाया गया। अच्छा। हाँ, और जो प्रभावी थी, उन्हें और बेहतर बनाया गया। एक तरह से निरंतर गुणवत्ता सुधार की प्रक्रिया चल रही थी। ये दिलचस्प है। और इसी दौर में रस शास्त्र का भी बहुत विकास हुआ। धातुओं और खनिजों से भस्म बनाने की प्रक्रियाएं, जिसमें वो बार बार गर्म करने और ठंडा करने के नियंत्रित चक्र होते थे। बिल्कुल, रिपीटेबल हीट क्वेंच साइकिल्स। ये सिर्फ कीमियागिरी नहीं थी, इसे आप शुरुआती मटेरियल साइंस और टॉक्सिकोलॉजी का रूप मान सकती हैं, क्योंकि शुद्धि और सुरक्षा पर बहुत जोर था। आज के दौर में ये कितना जरूरी लगता है।
हम बात करते हैं दवाओं के मानकीकरण की, सेफ्टी प्रोफाइलिंग की, हाँ, और लगता है ये सब अभी शुरू हुआ है। लेकिन ये जड़ें तो सदियों पुरानी हैं। हमारे आज के क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एक गहरी ऐतिहासिक नींव पर टिके हैं। बिल्कुल सही। तो मध्यकाल का सार यही था, दोहराने योग्य प्रक्रियाएं, मानकीकरण और उससे बना एक जीवंत फार्मास्यूटिक्स। लेकिन फिर एक दौर आया, लगभग 1500 से 1947 तक, जब आयुर्वेद को थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हाँ, औपनिवेशिक नीतियों की वजह से इसे हाशिए पर धकेला गया, सरकारी संरक्षण कम हुआ। लेकिन क्या परंपरा खत्म हो गई? नहीं, प्रैक्टिस करने वालों ने, गुरु शिष्य परंपरा ने इसे जीवित रखा। हाँ, ये जानना जरूरी है। संस्थागत समर्थन कम हुआ पर ज्ञान का प्रवाह रुका नहीं। फिर 20वीं सदी की शुरुआत में कई समितियां बनी। अच्छा, उन्होंने क्या किया? उन्होंने आयुर्वेद की फॉर्मल एजुकेशन और रिसर्च की जोरदार वकालत की। तो आज़ादी मिलने तक भारत एक तरह से तैयार था इस ज्ञान में फिर से इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये नीतियां और शिक्षा का ढांचा, इसने मिलकर रिसर्च क्षमता को दोबारा बनाने का रास्ता खोला। बिल्कुल। संक्षेप में कहें तो दिए की लौ धीमी जरूर हुई थी पर बुझी नहीं थी। चिंगारी सुलग रही थी। और वही चिंगारी फिर भड़की आजादी के बाद 1947 से 2000 के बीच। ये दौर था आयुर्वेद के संस्थानीकरण का। जी, भारत सरकार ने काउंसिल्स बनाए, कॉलेज खोले, स्टैंडर्ड्स तय किए और खासतौर पर केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी CCRAS, इसने रिसर्च में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हाँ, CCRAS का काम सिर्फ पुराने ग्रंथों को सहेजना नहीं था। उन्होंने दवा मानकीकरण पर काम किया, क्लिनिकल स्टडीज शुरू की, देश भर में औषधीय पौधों का सर्वेक्षण किया, महत्वपूर्ण साहित्य कार्यों को प्रकाशित किया। इसने रिसर्च को एक संगठित दिशा दी। बिल्कुल। और फिर बाद में इन सभी पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों को एक साथ लाने के लिए आयुष मंत्रालय बना। ये भी एक बड़ा कदम था। हाँ, आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी सब एक साथ। और इसी दौर में एक और दिलचस्प काम शुरू हुआ, पुरानी पांडुलिपियों और हर्बेरियम शीट्स का डिजिटलीकरण। उस समय शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ये कितना काम आएगा। हाँ, लेकिन अनजाने में ही ये आज के AI एप्लीकेशंस के लिए एक शुरुआती डेटाबेस बन गया। कमाल है। तो संस्थानों ने परंपरा को कार्यक्रमों, प्रोटोकॉल और प्रकाशनों में बदला, ज्ञान को व्यवस्थित किया। जी, और अनुसंधान के लिए एक औपचारिक ढांचा तैयार हुआ, जिससे आगे की प्रगति का रास्ता खुला। अब आते हैं बिल्कुल हाल के दौर पर, 2000 से लेकर आज तक, समकालीन प्रगति का युग। हाँ, यहाँ हमें कई आधुनिक पहलें दिखती हैं। आयुष ग्रेड, आयुष रिसर्च पोर्टल, नमस्ते कोड, साक्ष्य रिपोर्ट। ये सब क्या है? ये आयुर्वेद रिसर्च को मॉडर्न साइंस की भाषा और टेक्नोलॉजी से जोड़ने की कोशिशें हैं। बिल्कुल, और विज्ञान के स्तर पर भी नई चीजें हो रही हैं, जैसे आयुर्जीनोमिक्स। आयुर्जीनोमिक्स, ये सुनने में थोड़ा भारी लगता है, क्या मतलब है इसका? आयुर्जीनोमिक्स एक उभरता हुआ क्षेत्र है। ये आयुर्वेद के प्रकृति के सिद्धांत को, यानी व्यक्ति की मौलिक संरचना या कॉन्स्टिट्यूशन, उसको मॉडर्न जीनोमिक्स और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से जोड़ने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, मतलब क्या हम प्रकृति के आधार पर लोगों के जेनेटिक या प्रोटीन पैटर्न में कोई अंतर देख सकते हैं? हाँ, यही इसका मुख्य सवाल है। ये प्राचीन अवलोकन को बिल्कुल नई लैब तकनीक से जोड़ रहा है। ये तो वाकई बहुत रोमांचक है। हाँ, और ग्लोबल लेवल पर भी कुछ हो रहा है। हाँ, WHO ने पारंपरिक चिकित्सा के लिए वैश्विक बेंचमार्क तय किए हैं, जिसमें आयुर्वेद भी शामिल है। और भारत में जामनगर में WHO का ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, हाँ, GCTM का उद्घाटन, ये तो एक मील का पत्थर है। बिल्कुल, ये पारंपरिक चिकित्सा के रिसर्च, डेटा और मानकों के लिए एक ग्लोबल हब बनने की क्षमता रखता है। साथ ही क्लिनिकल ट्रायल्स की संख्या और क्वालिटी दोनों बढ़ रही हैं, और इंटीग्रेटेड मॉडल्स भी विकसित हो रहे हैं। इंटीग्रेटेड मॉडल्स मतलब अलग-अलग चिकित्सा प्रणालियों को मिलाकर इलाज के नए तरीके बनाना। अच्छा, यहाँ हम सुश्रुत का जिक्र फिर से कर सकते हैं। उनकी राइनोप्लास्टी का वर्णन, सामग्री, स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया, अपेक्षित परिणाम, ये किसी मॉडर्न रिसर्च पेपर के मेथड सेक्शन जैसा नहीं लगता? बिल्कुल लगता है। और वही सटीकता की कोशिश आज हमें प्रोटोकॉल आधारित पंचकर्म ट्रायल्स में दिखती है या फार्माकोविजिलेंस डैशबोर्ड में। तो ये सिर्फ कहने की बात नहीं, ये मेथोडोलॉजी की एक निरंतरता है। जी, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स ने मिलकर अब आयुर्वेद के साक्ष्य को बड़े पैमाने पर दुनिया के सामने रखने लायक बना दिया है। संक्षेप में कहें तो डिजिटल रेल प्लस वैश्विक मानक इज इक्वल टू बड़े पैमाने पर साक्ष्य। चलिए अब इस शास्त्रीय साक्ष्य को थोड़ा और प्रैक्टिकल तरीके से देखते हैं।
जैसे चरक संहिता में मेटाबॉलिक विकारों के लिए जो बार बार उपयोग होने वाले सूत्र मिलते हैं, हाँ, इटरेटिव फॉर्मुलेशन। वो क्या थे? वो एक तरह से इलाज को मरीज के हिसाब से ढालने और उसके नतीजों को देखने के प्रयोग ही थे। और सुश्रुत की फ्रैक्चर सेटिंग या राइनोप्लास्टी, उनकी सफलता ही उनकी वैलिडिटी का सबूत थे। बिल्कुल परिणाम दिखते थे। और रसायन चिकित्सा को लीजिए, जिसे हम रिजुविनेशन कह सकते हैं। हाँ, नागार्जुन जैसे आचार्यों ने रसकल्पों का इसी उद्देश्य से अन्वेषण किया। ये सब प्राचीन काल के R&D के उदाहरण हैं। तो यहाँ एक सवाल आता है मन में, सुनने वालों के लिए भी। आयुर्वेद की जो मूल शोध पद्धतियां हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, युक्ति, आज के अभ्यास या शोध में इनमें से किसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है? सोचने वाली बात है। क्या इस हफ्ते हम अपनी कार्यप्रणाली में इनमें से किसी एक को और बेहतर बनाने के बारे में सोच सकते हैं? बिल्कुल। मूल बात यही है कि साक्ष्य इकट्ठा करने और ज्ञान को परखने के तरीके हमेशा से थे। जरूरत है उन्हें आज के संदर्भ में पहचानने और सही ढंग से लागू करने की। विधियां हमेशा से मौजूद थीं। अब भविष्य की ओर देखते हैं। सरकार का विजन 2030 और आज़ादी का अमृतकाल यानी भारत एट 2047, इनके लक्ष्य क्या कहते हैं आयुर्वेद के बारे में? विजन 2030 में मुख्य जोर है और ज्यादा मजबूत साक्ष्य बनाना, डिजिटल स्वास्थ्य की नींव मजबूत करना और आयुर्वेद को प्राइमरी हेल्थ केयर में इंटीग्रेट करना। और भारत एट 2047 के लक्ष्य तो और भी ऊंचे हैं। जी, वैश्विक नेतृत्व हासिल करना, देश में रिसर्च और प्रैक्टिस की क्षमता बढ़ाना, आयुष इलाज के लिए बीमा कवरेज का विस्तार, और ऐसी क्वालिटी सुनिश्चित करना कि भारतीय आयुर्वेदिक उत्पाद निर्यात के लायक हों। बिल्कुल। लेकिन ये सिर्फ लक्ष्य हैं। इन्हें हकीकत में बदलने के लिए जमीन पर क्या करना होगा? इसके लिए चाहिए कठोर, हाई क्वालिटी क्लिनिकल ट्रायल्स, मरीजों के डेटा के लिए डिजिटल रजिस्ट्रियां, हाँ, और विभिन्न स्वास्थ्य प्रणालियों के बीच डेटा का आसानी से आदान प्रदान भी, इंटरऑपरेबिलिटी जिसे कहते हैं। बिल्कुल। और सबसे जरूरी प्रयोगशालाओं और स्टार्टअप्स में प्रतिभाशाली युवाओं को लाने वाली एक मजबूत पाइपलाइन। हाँ, मतलब ये विजन सिर्फ नारा नहीं है, ये एक एक्शन प्लान है। सही कहा। अब खास तौर पर छात्रों और युवा शोधकर्ताओं के लिए वे इस भविष्य को बनाने में कैसे योगदान दे सकते हैं। हमारे स्रोतों में 11 ऐसे तकनीकी डोमेन बताए गए हैं जहां आयुर्वेद और मॉडर्न टेक मिल सकते हैं। 11 क्षेत्र, ये तो काफी है। इसे एक तरह का मेन्यू समझें जिसमें से चुनकर कुछ नया बनाया जा सकता है। हाँ, बिल्कुल। और मेरा सुझाव है कि एक डोमेन चुनें, एक मेंटोर ढूंढें और एक छोटा मिनिमम वायबल प्रोडक्ट या प्रयोग करें। क्या आप इन 11 डोमेन्स को थोड़े उदाहरणों के साथ बता सकती हैं, ताकि सुनने वालों को अंदाजा लगे कि किस तरह के काम हो सकते हैं? जरूर। आइए संक्षेप में देखते हैं। 1. डिजिटल हेल्थ और कनेक्टिविटी। सोचिए, टेली आयुर्वेद, EHR जिसमें प्रकृति दर्ज हो, या पहनने वाले डिवाइस जो आपकी नींद और दिनचर्या को ट्रैक करके आयुर्वेदिक सलाह दें। या PHC के लिए डैशबोर्ड्स जो दिखाएं कि आयुर्वेदिक उपचार कितने प्रभावी हैं। बिल्कुल। 2. AI और डेटा साइंस, मशीन लर्निंग से प्रकृति का अनुमान लगाना, NLP से संस्कृत ग्रंथों से ज्ञान निकालना या आहार और रोग के बीच संबंध खोजना। अच्छा। 3. बायोटेक और जिनोमिक्स, आयुर्जिनोमिक्स, पंचकर्म से पहले बाद शरीर में बदलाव मापना, अग्नि के माइक्रोबायोम सिग्नेचर्स या DNA बार कोडिंग से कच्ची दवा की क्वालिटी चेक करना। जी। 4. रोबोटिक सेंसर्स, क्या रोबोटिक हाथ शिरोधारा कर सकते हैं, या नाड़ी परीक्षा के लिए बेहतर सेंसर, या न्यूमो फीडबैक से सख्त चिकित्सा। ये तो फ्यूचरिस्टिक लगता है। 5. इमर्सिव टेक, AR, VR, XR। AR में मर्म पॉइंट्स का 3D एटलस, VR में सुश्रुत की सर्जरी सीखना, या XR से आसन प्राणायाम में मदद। संभावनाएं बहुत हैं। 6. मटेरियल साइंस और नैनोटेक, दवाओं के लिए नैनो इमल्शन, भस्मों का गहराई से अध्ययन या रसायन औषधियों के लिए स्लो रिलीज पैच। नैनोटेक आयुर्वेद में 7. 3D प्रिंटिंग और रीजेनरेटिव मेडिसिन, पॉलीहर्बल गोलियों की 3D प्रिंटिंग या लैब में टिश्यू उगाकर उन पर रसायन का असर देखना। ये भी एक क्षेत्र है। 8. साइबर सुरक्षा और इंटरऑपरेबिलिटी, आयुर्वेद डेटा के लिए FHIR जैसे मानक, ब्लॉकचेन से जड़ी बूटी सप्लाई चेन, मरीजों के डेटा के लिए सुरक्षित वॉल्ट। डेटा सुरक्षा बहुत जरूरी है। 9. नई चिकित्सा और देखभाल मॉडल, दिनचर्या, ऋतुचर्या के लिए अलर्ट देने वाले ऐप्स या ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसे रोगों के लिए इंटीग्रेटेड इलाज।
हाँ, प्रैक्टिकल समाधान। यस 10 बुनियादी ढांचा और पब्लिक हेल्थ, स्मार्ट आयुष क्लिनिक, स्कूलों में आयुर्वेदिक जीवन शैली कार्यक्रम या जिला स्तर पर नतीजों की रजिस्ट्री। पब्लिक हेल्थ पर फोकस। 11 दूरदर्शी अवधारणाएं, वन हेल्थ और आयुर्वेद, एक आयुर्वेद क्लाउड जिसमें सारा ज्ञान हो, या स्पेस हेल्थ के लिए योग प्रोटोकॉल। बिल्कुल, ये कुछ दूर की सोच है लेकिन महत्वपूर्ण है। वाह, ये तो भविष्य की एक पूरी तस्वीर सामने आ गई। सुनने वाले सोच सकते हैं इनमें से कौन सा क्षेत्र उन्हें सबसे ज्यादा रोमांचक लगता है। शायद इसे कहीं लिख लें या मन में दोहराएं। और अगला कदम? ये सोचना कि इस चुने हुए क्षेत्र में वो सबसे छोटा, टेस्ट करने लायक प्रोटोटाइप या प्रयोग क्या है जिसे अगले कुछ हफ्तों या महीनों में किया जा सकता है। शुरुआत हमेशा छोटी और ठोस होनी चाहिए, है ना? बिल्कुल, एक रास्ता चुनें, छोटा सोचें, मापें और सुधार करें। तो आज हमने एक लंबी यात्रा तय की है, आयुर्वेद अनुसंधान की प्राचीन जड़ों से मध्ययुगीन मानकीकरण, आधुनिक संस्थान, आज की डिजिटल नींव, और भविष्य के इन 11 रोमांचक तकनीकी क्षेत्रों तक। और इस पूरी कहानी का सार क्या है? वही मूल सिद्धांत जो हजारों साल पहले भी था और आज भी उतना ही जरूरी है। देखो, परखो, लिखो और बांटो। जी, अवलोकन, परीक्षण, दस्तावेजीकरण और साझा करना, यही चक्र ज्ञान को आगे बढ़ाता है। ये प्राचीन ज्ञान और आधुनिक तकनीक का संगम है और ये स्वास्थ्य सेवा में अभूतपूर्व संभावनाओं के द्वार खोल रहा है। निश्चित रूप से। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं सबके लिए। प्राचीन ज्ञान और आधुनिक तकनीक के इस मिलन से हेल्थ केयर में अगला बड़ा इनोवेशन क्या हो सकता है? कुछ ऐसा जिसकी हमने आज शायद कल्पना भी ना की हो। इस पर सोचते रहिएगा।